फ्लॉस कहता है मॉम प्लीज रुक जाओ। क्वीन रुक जाती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वो फ्लॉस से कहती है मैंने सुना तुम और गोल्ड का बेटा एक ही साथ स्कूल जाने वाले हैं। वो अकेला फील करेगा तो उसके साथ दोस्ती बनाए रखना और उससे ब्लैक नाइट के बारे में सब कुछ पता करना और मुझे आके बताना। इसके बाद हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपने ही उस सीक्रेट रूम में है। शार्लेट उससे कहती है कि क्या तुम्हें अब कैपिटल नहीं चले जाना चाहिए। हमें पता लगता है कि वो कासल से थोड़ी दूर जाने के बाद ही वापस आ गए थे क्योंकि इसने कुछ दिन पहले ही कैपिटल में डोर इंस्टॉल कर दिया था। तो जिस दिन वो वहां पहुंचने वाले थे वो उस दिन बस इस डोर से निकल जाएगा और वो दिन आज ही है। इसके बाद हारुतो और लीजा वहां से चले जाते हैं। हारुतो ने उस डोर को कैपिटल से कुछ दूरी पे एक जंगल में छुपाया था लेकिन कैपिटल अभी भी काफी दूर था। तभी लीजा उसे एक बाइसन को दिखाती है जो कि एक घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहा था। वे हारुतो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। उनकी गाड़ी का पहिया टूट जाता है और सभी लोग गिरने लगते हैं पर हारुतो उन्हें भी बचा लेता है। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है इसे मैं रोकती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये देख के हारुतो सोचता है लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, मेरी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बाइसन आराम से उसे उठा के पटक देता है और उस पर फिर से हमला करने जाता है लेकिन हारुतो आके उसे बचा लेता है और वो उस लड़की को भी हील कर देता है। तभी वो छोटा बच्चा वहां आ जाता है और हारुतो को देख के कहता है थैंक यू मिस्टर, आपने तो इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। हारुतो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं शिवा हूँ, हीरो ऑफ जस्टिस। इसके बाद वो उनकी गाड़ी भी ठीक कर देता है। वो लड़की हारुतो के पास आती है और कहती है माफ करना, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पर हारुतो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और कहता है मुझे जल्दी से इस बाइसन को उसके ग्रुप के पास ले जाना होगा। वो लड़की ये देख के खुश थी कि वो मॉन्स्टर पर भी दया दिखा रहा था। इसके बाद हारुतो उसे खाना खिलाता है और वापस उसे जंगल में भेज देते हैं। लीजा हारुतो को बताती है कि वो लड़की कुछ अजीब थी, अगर मैं पास होती तो शायद पता लग जाता क्यों। जब वो स्कूल में पहुंचते हैं वहाँ लाइन बहुत लंबी थी और उस लाइन से थका हारा जब वो अंदर जाता है तो उसे पेपर वर्क करना पड़ता है जिसके बाद उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद उन्हें अपना रूम मिल जाता है लेकिन हारुतो की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो डोर से अपने घर में वापस आ जाता है। वो आते ही सोफे पे पसर जाता है और फ्ले से कुछ खाना बनाने को कहता है पर शार्लेट कहती है कि हमें कैपिटल में कुछ होटल में खाना चाहिए। फ्ले कहती है कि पर मैं मास्टर के लिए कुछ बना सकती हूँ। जिसके बाद शार्लेट उसके कान में कुछ कहती है जिसके बाद वो भी कहती है कि हमें कैपिटल में ही चल के खाना चाहिए। इसके बाद हारुतो भी उसके कान और पूंछ इनविजिबल कर देता है और वो सभी कैपिटल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शार्लेट एक मैप निकालती है और सभी को एक एक जगह दे देती है। हारुतो उससे पूछता है कि तुम यहाँ मजे करने नहीं आई थी। शार्लेट कहती है कि हाँ मैं मजे करने ही आई हूँ पर हमारा मेन मिशन ये है कि हम इस जगह के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। हारुतो मन में सोचता है अभी इसके लिए इसे जो कर रही है करने देता हूँ। इसके बाद फ्ले और लीजा अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। इसके बाद शार्लेट हारुतो का हाथ पकड़ती है और कहती है ये एक डेट है, चलो चलते हैं। ये सुन के हारुतो की धड़कनें तेज हो जाती है और वो कहता है क्या ये एक डेट है। शायद से शार्लेट को डेट के बारे में एनिमे से पता लगा होगा पर क्या उसे इसका मतलब पता है। वैसे अगर कोई भी हमें देखेगा तो ये नहीं बता पाएगा कि हम सिबलिंग्स हैं। और मेरी बात करो तो ये मेरी पहली डेट होने वाली है। लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मेरी बहन यही चाहती है तो चलते हैं, जो वो कहेगी मैं वही करूंगा। इसके बाद वो कैपिटल में कई जगह घूमते हैं जिसके बाद शार्लेट एक दुकान पे जाके रुक जाती है। शार्लेट को वहाँ एक ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। ये देख के वो दुकानदार से कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। इसके बाद शाम हो जाती है जहाँ शार्लेट आगे भाग रही थी लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और जब हारुतो वहाँ पहुँचता है वो उस लड़की को देख के मुंह घुमा लेता है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद नहीं लेकिन तुम्हारा जो माना है वो मुझे फेमिलियर लग रहा है। पर हारुतो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा माना लेवल सिर्फ 2 है। इसके बाद वो लड़की अपने पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जाती है। शार्लेट भी उसे देख के कह रही होती है कि वो लड़की थोड़ी अजीब है, बताना मुश्किल है लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं है। हारुतो सोचता है कि आखिर चक्कर क्या है पर फिर वो सोचता है कि मुझे फालतू की सरदर्दी नहीं लेनी, मैं कल से एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन तक बस अपने कमरे में पड़ा रहने वाला हूँ। इसके बाद हारुतो का क्लोन उसे बता रहा होता है कि एक टीचर ने आके उसे बताया था कि एंट्रेंस से पहले उसे एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। हारुतो सोचता है कि अगर वो टेस्ट में गलत आंसर्स लिखेगा तो एंट्रेंस सेरेमनी से पहले ही उसे वो स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो इसी इरादे से हारुतो टेस्ट देने के लिए जाने लगता है। क्लासरूम में उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। हारुतो का प्लान था कि वो सभी सवालों के जवाब गलत लिखेगा पर वो जब वो क्वेश्चन पढ़ता है उसे सच में किसी चीज का जवाब नहीं आता था। तो वो सारे सवालों के नीचे मुझे नहीं पता लिखता चला जाता है। तभी उसमें एक क्वेश्चन होता है बैरियर मैजिक के ऊपर। तो हारुतो सोचता है कि अगर उसने सबके जवाब गलत लिखे तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। तो हारुतो क्योंकि बैरियर मैजिक ही यूज कर सकता है वो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिख देता है। जिसके बाद लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट मैजिक के ऊपर होता है। हारुतो ने लाइब्रेरी में एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और जिसने वो बुक लिखी थी उसके ऑथर का नाम बहुत ही ज्यादा लंबा था। वो ये सब सोचते सोचते आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख देता है। तभी टीचर उससे शीट ले लेते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा माना लेवल असेस होगा। इसके बाद वो टीचर उसे एक रूम में ले आते हैं। तभी वहां से आवाज आती है
अच्छा काम किया पोलकोस। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है नीचे देखो, तुम जरूर हारुतो होगे। और वो अपना नाम टेराटा इलुसेनल बताती है। किसने ये नाम रखा है इसका यार? मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मैं स्कूल में एंशिएंट मैजिक रिसर्च करती हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि एक छोटी सी लड़की प्रोफेसर कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सोचने की? भले ही तुम्हें किंग का रिकमेंडेशन लेटर मिला हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें घर वापस भेज सकती हूँ। ये सुन के हारुतो कहता है क्या सच में? ये सुन के वो लड़की डर जाती है और कहती है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हारुतो की आंसर शीट पढ़ने के बाद वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो हारुतो का माना लेवल मेजर करने जाते हैं, पर जब वो उसका माना मेजर कर रहे थे वो क्रिस्टल बहुत तेजी से ग्लो कर रहा था, जिसके बाद वो टूट जाता है। ये देख के हारुतो बस प्रे कर रहा होता है कि बस प्रोफेसर उस पर गुस्सा हो जाए और उसे एकेडमी से निकाल दे, लेकिन उसका उल्टा होता है और वो खुश हो जाती है। कहती है कि तुम तो कितने कमाल के निकले, कि क्या तुमने देखा उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसके पास इतना ज्यादा मैजिक है कि वो क्रिस्टल उसे हैंडल ही नहीं कर पाया। पोलकोस कहता है कि पर मैंने सुना था कि इसका मैक्सिमम माना लेवल 2 है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे इस पे विश्वास नहीं होता, और वैसे भी हमें क्रिस्टल बॉल के लॉजिक के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। एक मैजिक रिसर्चर होने के तौर पर हमें पहले इस क्रिस्टल के बारे में पूरी तरह से पता करना होगा, इससे पहले कि हम हारुतो की मैजिक के बारे में बात करें। और इतना ही नहीं, इसके आंसर्स भी काफी कमाल के हैं। क्वेश्चन पेपर में इतने एडवांस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें हिम्मत थी कि उसने लिख दिया कि उसे नहीं पता। और इसने बैरियर मैजिक और एंशिएंट मैजिक के ऊपर जो आंसर लिखे वो तो सही में बहुत अच्छे हैं। उसका एंशिएंट मैजिक वाला आंसर देख के तो ऐसा लगता है कि उसे मैंने ही लिखा है। ये सुन के हारुतो कहता है क्या इसे ऐसा क्यों लग रहा है? तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस बुक से उसने एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ा था उसकी ऑथर यही है। तभी प्रोफेसर कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हारुतो को अपने साथ रखूंगी और किसी और प्रोफेसर को इसे लेने नहीं दूंगी। ये सारी बातें हमारे बीच में रहनी चाहिए। पोलकोस कहता है ठीक है, पर आपने ही तो ये सारी चीजें करवाई। ये सुन के हारुतो कहता है क्या इसका मतलब ये लोग मेरे पास मजे ले रहे हैं? प्रोफेसर उसे अपनी रिसर्च ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन हारुतो मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है। शार्लेट हारुतो के क्लोन को एक गन देती है जो कि हारुतो ने उसे देने को कहा था। ये सेरेमनी में जाने के लिए काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं है। सेरेमनी के खत्म होते ही हारुतो का क्लोन अपने रूम की तरफ भाग रहा होता है। तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को देख के कहता है ये तो एक्सट्रोवर्ट्स लग रहे हैं, मुझे जल्दी से इधर से निकलना होगा। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है ओए तुम सुनो मेरी बात। क्लोन ये सुन के डर जाता है और उसे लगता है कि वो उसे बुला रहा है। तभी वो कहता है ओए सफेद बाल लड़की मेरी बात सुनो। ये सुन के क्लोन को थोड़ी शांति मिलती है और वहां से नजरें झुका के जा रहा होता है, लेकिन वो सीधा उस लड़की से जाके टकरा जाता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे बिना सल्यूट किए यहाँ से जा कैसे रहे हो? वो कहता है कि मेरे आगे झुको, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो लड़की कहती है कि माफ करना, मैं इस एकेडमी में आज ही आई हूँ, क्या ऐसा करना यहाँ का रूल है? ये सुन के स्नाइडल क्लोन से कहता है ओए लड़के जरा इसे समझाओ, मैं इसे क्या करने को कह रहा हूँ। मुझे क्या पता तुम क्या करने को कह रहे हो। और वो पेट दर्द का बहाना मारने लगता है। ये देख के स्नाइडल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और वो उस पे अपने मैजिक से हमला कर देता है। क्लोन भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता। ये देख के स्नाइडल खुश होता है और कहता है अब तुम्हें पता चला मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन तभी क्लोन उठ खड़ा होता है और कहता है अरे मैं तो फालतू में डर गया था, डिफेंसिव बैरियर तो सही में काम कर गया। ये देख के स्नाइडल हैरान हो जाता है और कहता है मेरे अटैक से तुम्हें जरा सा खरोच भी नहीं हुआ। क्लोन सोचता है कि अरे मुझे तो ये दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत दर्द में हूँ, और वो दर्द में होने की एक्टिंग करने लगता है। ये देख के स्नाइडल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी तुम खड़े कैसे हो? मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है क्या? वो लड़की क्लोन से कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, वैसे भी लगता है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। तभी स्नाइडल को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम मेरे मजे ले रहे हो क्या? एक लड़की उसके अटैक को देखती है कि क्या कर रहे हो तुम उन्हें मार दोगे क्या? लेकिन स्नाइडल उसकी नहीं सुनता। क्लोन समझ जाता है कि उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो वो उस लड़की से वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन इतने में ही स्नाइडल उन पे हमला कर देता है। क्लोन गन से उसके ऊपर शूट कर देता है जिससे वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहां एक धमाका हो जाता है, जिसके बाद क्लोन वहां से भाग के वापस आ जाता है। इसके बाद हारुतो को सब कुछ वो बता देता है और बताता है कि उसके बाद उसकी प्रोफेसर उसके पीछे पड़ गई थी। हारुतो कहता है कि तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ, तुम्हें जाके थोड़ी रेस्ट ले लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइडल की एक साथी आके हारुतो को एक लेटर देती है जो कि बैटल इनविटेशन होता है, पर हारुतो सीधा मना कर देता है। वो लड़की कहती है कि तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, इससे ज़ेनफ्रीज का नाम खराब होगा और अगर तुम जानबूझ के हारे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। वहीं छुप के वही लड़की ये सारी चीजें देख रही थी। हारुतो कमरे में आने के बाद सोच रहा होता है क्या मुसीबत है यार, अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट से लड़ना होगा, वो तो जरूर स्ट्रांग होगा, मैं उससे किस तरीके से हारूं। तभी वो देखता है कि वही सफेद बालों वाली लड़की उस लेटर वाली लड़की से बात कर रही थी, जिसके बाद वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं। वो लड़की स्नाइडल के पास जाके कह रही होती है कि तुम इस डुएल को खत्म कर दो क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें देख के लगता है कि उसके अटैक की वजह से तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो, तुम लड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हो। ये देख के स्नाइडल गुस्सा हो जाता है और वो हीलर के ऊपर वाइन फेंक के कहता है
कि क्या तुम मुझे जल्दी हील नहीं कर सकती हो। ये सब देख के हारुतो सोच रहा होता है कि ये क्या सन की आदमी है, ये लड़की क्यों गई है उसके पास। वहीं स्नाइडर लड़की की बात मान ही नहीं रहा होता है। लड़की कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो आखिर मैं क्या करूं जिससे तुम ये लड़ाई कैंसिल कर दोगे। वो कहता है मैं बताता हूँ, यहाँ कपड़े उतार के नाचो। जिसपे वो लड़की कहती है ठीक है, अगर यही बात है तो मैं ये सब भी करूंगी। हारुतो सोचता है क्या ये सच में ऐसा करने वाली है। वहीं वो लड़की अब सच में कपड़े उतारने लगती है, लेकिन उसे फिर शर्म आने लगती है और वो रुक जाती है। स्नाइडर कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं इन लड़कों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूं। वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपनी टी शर्ट उतारने लगती है। वहीं ये सब देख के उन ठरकी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हारुतो मन में सोचता है कि ये क्यों कर रही है ये सब। तभी वहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और हारुतो उसे कपड़े दे देता है। वो हारुतो को देख के कहती है कि तुम तो वही हो। हारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है जरा शर्म लिहाज करो, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करो खुद को थोड़ा। क्या असल जिंदगी में इंस्टाग्राम मॉडल बनने चली है तू? जल्दी से अपने कपड़े पहने और घर निकलो। स्नाइडर को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी हारुतो उसके पीछे आता है और कहता है कि हम अलग डायमेंशन में हैं, यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है तुमने काफी पाप किए हैं, मैं यहाँ तुम्हें उसी की सजा देने आया हूँ। स्नाइडर उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन हारुतो उसकी चोट पे कुछ लगा देता है। हारुतो कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक ब्लॉक डाल दिया है, तुमने 3 पाप किए हैं। तुमने एक न्यू स्टूडेंट से बिना फालतू में लड़ाई शुरू कर दी। स्नाइडर कहता है कि मैं हिफन फैमिली का नया हेड बनने वाला हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उनका सीनियर होने के तौर पे मैं तो बस उन्हें गाइड कर रहा था, उसे गाइडेंस नहीं कहते हैं। और तुम्हारा दूसरा पाप, तुमने अपने जूनियर को पब्लिकली पनिश करने के लिए उसको बैटल का इनवाइट दे दिया। और तीसरा, तुम्हें लड़कियों से बेशर्मी नहीं करनी चाहिए थी, इसी वजह से तुम इस ब्लॉक के साथ ही कुछ टाइम तक रहोगे। अगर तुमने मैजिक यूज करने की कोशिश की या इसे निकालने की कोशिश की तो ये और अंदर जाता जाएगा और तुम्हें ही दर्द होगा। वो उसी वक्त उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। हारुतो कहता है कि मैंने मना किया था ना, और तुम अपनी फाइट कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसे तो तुम लड़ने से रहे, और जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लोगे मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। ये वापस से उसी जगह पे पहुंच जाता है और वो सब उसकी चोट ठीक करने लगते हैं, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। और वो कहता है कि शिवा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। वहीं अगले दिन हारुतो ना चाहते हुए भी सभी स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है और वो पूछते हैं कि क्या उसका लेवल सच में 2 है, क्योंकि उसने स्नाइडर को एक ही हिट में हरा दिया था। वो किसी तरह से वहां से बच के बाहर आ जाता है, पर उसका दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि उसका एक्सपेल होने का प्लान बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वहीं जब वो बाकी के स्टूडेंट्स के पास से गुजरता है उसे पता लगता है कि स्कूल में उसके बारे में बातें होने लगी हैं और वो कई लड़कियों को क्यूट भी लगता है। वो अपने रूम की तरफ भागने लगता है, तभी टेराटा उसे रोकती है और फिर से उसे रिसर्च लैब ज्वाइन करने को कहने लगती है। पर हारुतो सीधा कहता है कि वो भूल चुका है कि उसने क्या कहा था और वहां से जाने लगता है। लेकिन टेराटा फिर से उसे चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। वो उसे बताती है कि स्कूल में 2 करिकुलर हैं और तुम्हें उनमें से किसी एक में एनरोल होना होगा। पहला नाइट का कोर्स है, दूसरा है रिसर्चर का कोर्स, जिसमें कि तुम अलग अलग तरीके के मैजिक बनाओगे और उन्हें यूज करने का तरीका ढूंढोगे। टेराटा को लगता है कि वो हारुतो के लिए परफेक्ट होगा क्योंकि वो एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्टेड है, पर हारुतो कहता है कि वो किसी और की लैब ज्वाइन कर लेगा। तभी वहाँ लाओस आ जाता है जो कि तेजी से हारुतो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हारुतो आसानी से उसे जमीन पे पटक देता है और वो पहचानता भी नहीं कि आखिर वो है कौन। लेकिन तभी वहाँ मारियाना आ जाती है और हारुतो ये देख के हैरान था कि लाओस इतना ज्यादा हट्टा कट्टा हो चुका है। लाओस उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, पर लाओस कहता है कि हम तो एक ही स्कूल में हैं और उससे फ्रेंडली तरीके से बात करता है, पर हारुतो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है मैं तो मारियान से बात कर रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या उसने कोई कोर्स अभी चुना है और उससे कहती है कि तुम उसी लैब में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जिसमें कि मैं हूँ। वहीं लॉस चाहता है कि हारुतो उसकी क्लास को ज्वाइन करे, लेकिन टेराटा कहती है कि हारुतो सिर्फ मेरा है। इसके चक्कर में फ्लॉस और उसके बीच बहस छिड़ जाती है। तभी लाओस रियलाइज करता है कि आखिर वो है कौन और वो हारुतो को वार्न करता है कि वो उस औरत से दूर रहे, उसकी रिसर्च बिल्कुल ही यूजलेस है और उसके बाकी के प्रोफेसर से पंगे होते रहते हैं। पर टेराटा कहती है कि उसका बस दिमाग इतना नहीं चलता कि वो उसकी रिसर्च को समझ पाए। जिसके बाद वो सभी हारुतो के पीछे लड़ने लगते हैं और हारुतो से ही पूछते हैं कि वो किसकी क्लास ज्वाइन करेगा। तभी वहाँ वो सफेद बालों वाली लड़की आती है और कुछ कहना चाहती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती हारुतो कहता है कि मेरा इसके साथ कुछ प्लान है और वहाँ से निकल लेता है। ये देख के मारियान जेलस फील करने लगती है और वो लॉस से पूछने लगती है कि आखिर उस लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाता है और वो आयरिस से पूछता है कि वो किस लिए आई थी उससे मिलने। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम वही हो जिससे मैं कल मिली थी, क्योंकि कल के हिसाब से तुम बिल्कुल ही अलग फील हो रहे हो। हारुतो ये सुन के हैरान था कि वो उसके क्लोन और उसमें फर्क बता सकती थी और वो अनजाने में ही एक बैरियर वहाँ लगा देता है और आयरिस उस बैरियर को भी फील कर सकती है। हारुतो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में कल से क्या अलग लग रहा है। वो कहती है कि कल मैं जब तुमसे मिली थी तुम्हें बिल्कुल भी माना नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा माना सेंस कर पा रही हूँ। हारुतो याद करता है जब वो पहली बार फ्ले से मिला था और उसने भी उसकी माना को बहुत ज्यादा बताया था और वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम एक डीमन हो। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो एक ह्यूमन ही है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें हारुतो को
अजीब लग रही थी। हारुतो कहता है कि वो उसको अपनी पावर एक्सप्लेन नहीं कर सकता और वो उसके दोनों फॉर्म्स को एक ही तरह से ट्रीट करे। आइरिस उसको मुसीबत में डालने के लिए उससे माफी मांगती है और उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू भी कहती है और उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। ये रिक्वेस्ट देख के हारुतो हैरान हो जाता है, लेकिन आइरिस इस रिस्पॉन्स को उसका हाँ समझती है और वो खुश है क्योंकि उसने जिंदगी में अपना पहला दोस्त बनाया था। हारुतो उससे पूछता है कि तुम मेरा दोस्त क्यों बनना चाहती हो। आइरिस कहती है कि हम बार बार एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, तो शायद यही भगवान भी चाहते हैं। हारुतो उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही थी, जो कि उसका अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना। वो लड़की बताती है कि जब वो पैदा हुई थी उसे अबैंडन कर दिया गया था और वो जिनके साथ भी रहती थी वो उसे छोड़ दिया करते थे। ऐसा 4 बार हुआ। हारुतो कहता है कि इसकी जरूर कोई वजह होगी। आइरिस कहती है कि इसकी वजह ये थी कि मैंने कम्युनिकेट करने के लिए उनसे बात की थी। हारुतो सोचता है कि कोई भी डर जाएगा अगर एक छोटा बच्चा बात करने लगेगा तो। आखिर में वो एक मोनेस्ट्री में रहने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। वहाँ एक प्रीस्ट था जो कि मेरा काफी ख्याल रखता था, लेकिन वो भी लुढ़क गया जब मैं 5 साल की थी, क्योंकि वो इतनी आइसोलेटेड जगह पे रहती थी। वो कभी ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई। इसी की वजह से उसके पास कोई सोशल स्किल्स नहीं है और ना ही उसे पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहा कैसे जाता है। पर हारुतो कहता है कि तुमने गलत लड़के से दोस्ती कर ली, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो तुम मुझसे भी कोई कॉमन सेंस नहीं सीख पाओगी। ये सुन के आइरिस कहती है ये तो परफेक्ट है, हम साथ मिलके कॉमन सेंस सीखेंगे, हम तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। वहीं हारुतो सोचने लगता है कि वो इसका इस्तेमाल करके स्कूल की मुसीबतों से बच सकता है और वो उससे पूछता है कि वो किस में एनरोल होने जा रही है और वो बताती है कि वो टोराटा की क्लास ज्वाइन करने वाली है। ये सुन के हारुतो को तो बिल्कुल खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ज्वाइन करने को मान जाता है, जो सुन के आइरिस को बहुत खुशी होती है। वहीं कैबिन में जब से हारुतो गया है शार्लेट दुखी है। फ्ले भी उसके साथ रहना चाहती है, पर अचानक से ही शार्लेट सेंस करती है कि हारुतो के साथ कुछ हो रहा है और वो ये चेक करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। वहीं फ्ले बेचारी रोने लगती है क्योंकि हारुतो ने उसे कैपिटल आने से मना कर दिया है। लीजा कहती है कि मुझे दूसरे लोगों को सर्व करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अकेले रहती थी, लेकिन तुम तो इस लाइफस्टाइल में काफी अच्छे से रह रही हो। अपनी तारीफ सुन के फ्ले शर्माने लगती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मैं डीमन किंग के लिए काम करती थी। लीजा उससे पूछती है कि डीमन किंग कैसा था। फ्ले बताती है कि डीमन किंग बहुत काइंड थे, जो कि डीमंस और मॉन्स्टर्स को हमेशा पहले रखते थे, पर इस काइंडनेस की वजह से उनके दूसरे डीमंस के साथ बहस हो गई क्योंकि वो ह्यूमंस को भी अच्छे से ट्रीट किया करते थे। डीमन किंग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें डीमंस और इंसान साथ में शांति से रह सके और उन्होंने फ्लैश प्रिंसेस से पहले ही हारने का डिसाइड कर लिया था। लीजा पूछती है कि क्या मतलब। फ्ले बताती है कि जब फ्लैश प्रिंसेस आई थी डीमन किंग ने सभी डीमंस को वहां से हटा दिया था और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। शायद उन्होंने प्लान बनाया था कि अगले जन्म में वो ह्यूमन के तौर पे पैदा होंगे। लीजा कहती है मतलब वो इंसान बनना चाहते थे और इंसान बन के लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते थे। फ्ले कहती है कि हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग ने इस चीज पे इतना ज्यादा सोचा था। फ्ले कहती है कि ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि डीमन किंग का जन्म उसी फ्लैश प्रिंसेस के पेट से हुआ है जिसने कि उसे पिछले जन्म में मारा था। हारुतो ने उसे कहा था कि वो पिछले जन्म के बारे में सारी चीजें भूल चुका है। डीमन किंग भी नामों को छोटा कर दिया करते थे और जब हारुतो ने उसका नाम छोटा किया उसे यकीन हो गया कि यही डीमन किंग है। लीजा उससे पूछती है कि डीमन किंग का नाम क्या था। फ्ले कहती है कि मैं तुम्हें बता तो रही हूँ पर ये किसी को कहना मत। डीमन किंग का असली नाम था आइरिस फीलिया। वहीं वो लड़की भी अपना पूरा नाम आइरिस फीलिया बताती है। हारुतो कहता है कि ये नाम काफी लंबा है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ आइरिस बुला सकता हूँ। आइरिस हंसती और कहती है कि मैं भी पहले नाम छोटा कर दिया करती थी, तुमने तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है। तभी आइरिस उसे रोकती है और उससे पूछती है कि क्या उसने क्लास के लिए साइन अप कर लिया है और कहती है कि हमें ये साथ में करना चाहिए। हारुतो मान जाता है और कहता है ठीक है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। लेकिन रास्ते में हारुतो सोचने लगता है कि मैंने इसे बिना सोचे समझे अपने रूम में इनवाइट कर लिया, पर ये तो एक लड़की है और अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, नहीं तो सब कुछ अजीब हो जाएगा। तो जल्दी से काम खत्म करके इसे यहाँ से रफा दफा करता हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ शार्लेट बैठी थी। उसे देख के शार्लेट चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हारुतो बताता है कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है, जो सुन के शार्लेट थोड़ा रिलीफ फील करती है। लेकिन शार्लेट को लगता है कि जल्दी ही हारुतो के पास 10 से 15 लवर हो जाएंगी और उसे पूरी तैयारी करनी होगी। हारुतो पूछता है कि किस चीज के लिए। ये कहती है कि तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने के लिए। आइरिस को उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, पर हारुतो कहता है कि शायद बच्चे ऐसे ही ग्रो अप होते हैं, जरूर बड़ी होने के बाद वो उससे नफरत करेगी। जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वो क्लास के लिए फॉर्म भरने लगते हैं। वो अपने क्लासेस का सिलेक्शन सिर्फ एक डाइस को रोल करके कर रहा था, जो देख के आइरिस भी हैरान हो जाती है। पर शार्लेट कहती है कि चाहे वो जो मर्जी क्लास चुने, वो हमेशा उसमें टॉप करेगा, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महान इंसान है। कुछ देर बाद हारुतो शार्लेट को ही अपना फॉर्म फिल करने को दे देता है। वहीं हारुतो ये भी नहीं देखता कि शार्लेट ने उसमें क्या क्या भरा है। ये देख के आइरिस हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने एकेडमी कुछ हासिल करने के लिए ज्वाइन नहीं की। शार्लेट कहती है कि हारुतो का गोल पढ़ाई लिखाई से अलग है,
पर मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। हारुतो उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। शार्लेट कहती है कि जो मैं यहाँ करने आई थी मैं कर चुकी हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी हारुतो आइरिस की आंखें बंद कर देता है ताकि वो एनीवेयर डोर को देख ना ले। इसके बाद हारुतो आइरिस से कहता है चलो अब मेहनत करते हैं और मन में कहता है स्कूल से बाहर निकलने के लिए। एक हफ्ते बाद हम हारुतो को उसी कैबिन में उठते हुए देखते हैं। वो डिप्रेशन में है क्योंकि अब उसके क्लासेस शुरू होने वाले हैं। शार्लेट उसे उसका स्केड्यूल देती है और उसे बताती है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सी क्लास में शायद रखा जाएगा और क्लासेस बदली जाती हैं रेगुलर एग्जाम परफॉर्मेंस के हिसाब से। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही क्लास ए में जरूर पहुंच जाएंगे। पर हारुतो का ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक सेकंड, कोर करिकुलम के अलावा इतनी सारी मुश्किल क्लासेस हैं। शार्लेट कहती है कि मैंने ये सब इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता था ये सब आपको बहुत आसान लगेंगे। फिर हारुतो सोचता है कि एक सेकंड, ये तो मेरे फायदे की ही चीज है। मैंने इतनी मुश्किल क्लासेस सिलेक्ट की हैं तो टीचरों को निराश करने में बड़ी आसानी होगी। हारुतो क्लास में आइरिस के साथ जाने लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि हारुतो सी क्लास में है क्योंकि वो खुद ए क्लास में है। जब हारुतो क्लास के अंदर जाता है सभी लोगों की नजरें उसी पे टिक जाती है। ऐसा उसके और स्नाइडर का जो पंगा हुआ था उसकी वजह से था। इसके बाद उनका टीचर टेस्ट लेने वाला था। क्योंकि वो क्लास सी में थे वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लास में ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले वो उनका टेस्ट लेगा। हारुतो सोचता है कि यही मौका है खुद को नल्ला बेरोजगार साबित करने का। पर जब वो टेस्ट देखता है वो उसे कुछ ज्यादा ही आसान लगता है। ये सारी चीजें तो जब शार्लेट इतनी सी थी तब पढ़ा करती थी। हारुतो को लगता है कि टीचर जरूर उन्हें ज्यादा इजी टेस्ट दे रहा है ताकि उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सभी उस पे शक करने लगेंगे अगर वो सारे ही आंसर्स गलत लिख देगा तो वो 60 नंबर लेके बस पास होने का सोचता है। टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर कहता है कि सबने बहुत बुरा किया और सबका एवरेज स्कोर सिर्फ 20 है। ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि क्लास बी का एवरेज स्कोर 50 था। पर वो हारुतो का रिजल्ट देख के बहुत खुश होता है। हारुतो ये सब देख के हैरान था, ये सब हो क्या रहा है? क्या सबसे आसान क्वेश्चन मुझे दिए गए थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, शायद मेरे क्लास वाले ही सभी नल्ले हैं। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स बेवकूफ हैं, उसकी बहन ही कुछ ज्यादा ही समझदार है। टीचर को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसे सीधा ए क्लास में जाने को कहता है। अगले दिन वो अपनी न्यू क्लास ज्वाइन करता है जहाँ तुरंत ही उसे लाओस और आइरिस उठा लेते हैं और वो इस बात पे लड़ने लगते हैं कि उसके साथ कौन बैठेगा। लेकिन ये देख के टीचर उन्हें डांट लगा देती है। वो कहती है कि तुम तीनों सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो और तुमने मेरी एडवांस्ड क्लास ज्वाइन करी। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने बैठ के बात करोगे। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। हारुतो जेनफिस और आइरिस फीलिया, मैंने सुना है कि तुमने उस टिंगू चश्मिश की क्लास ज्वाइन की है। हारुतो पूछता है हाँ क्या हुआ? तुम दोनों की खातिरदारी तो मैं अलग से करूंगी। टीचर खुद को ओरोटोरिया के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और वो सभी को एलिमेंटल थ्योरी पढ़ाना शुरू करती है। वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आइरिस को आगे बुलाती है और हम देखते हैं कि आइरिस के पास सभी एलिमेंट्स हैं और वो कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 5 है और वो उसी वक्त उसे अपनी लैब ज्वाइन करने को कहती है। लेकिन आइरिस मना करके पीछे आ जाती है। ओरोटोरिया सभी को बताती है कि सबके पास एक मेन एलिमेंट होता है और बाकी सभी एलिमेंट सब एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अगर मेन एलिमेंट को 100% कहा जाए तो बाकी सभी एलिमेंट्स को कितने परसेंटेज से नापेंगे ये अभी रिसर्च हो रही है और बताया नहीं जा सकता। लेकिन हारुतो के पास एक स्टेटस स्किल है जिससे वो उसके सभी स्किल्स और स्टैट्स देख सकता है। टीचर बताती है कि सब एलिमेंट्स की एफिनिटी चेक करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यूज करते वक्त उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। हारुतो को लगता है कि ऐसा हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। तभी टीचर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला? ये उसने अभी अभी स्टेटस विंडो में पढ़ा था और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि लोगों की हिडन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि एलिमेंट से अटैच हो, जिसकी वजह से कोई स्किल्स बूस्ट हो सकती हैं। टीचर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो बिल्कुल नई रिसर्च है जो कि वीब उले करता है। वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जो कि हमें बस रिसर्च पेपर भेजता है। ये चीजें इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि हम इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि रॉयल कैपिटल को भी इसे रिपोर्ट नहीं किया हमने। तो तुम्हें कैसे इन सब के बारे में पता? इसके बाद वो हारुतो को भी अपनी लैब ज्वाइन करने को कहती है लेकिन हारुतो उसे मना कर देता है। वो टीचर हंस के कहने लगती है कि क्या तुम ही तो वीब उले नहीं हो? हारुतो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता और वो सोचने लगता है कि ऐसा नाम आखिर किसने रखा होगा। फिर उसके अपने बहन का नाम दिमाग में आता है जिसने कि शायद व्हाइट आउल करके वीब उले रख दिया। इसके बाद हारुतो और आइरिस लैब ज्वाइन करने के लिए प्रोफेसर के पास आते हैं। ये सुन के प्रोफेसर और पॉलकस बहुत खुश होते हैं और वो दोनों पार्टी करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हारुतो और आइरिस एक जगह बैठे थे और वो असल में हारुतो नहीं, हारुतो का क्लोन था। क्लोन वहाँ से चुपके से जाने वाला था लेकिन तभी उसे पॉलकस की चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ स्नाइडर को बांध के रखा हुआ था। प्रोफेसर कहती है कि अरे हाँ ये तो कल आया था पर मैं तो इसके बारे में भूल ही चुकी थी। इस पे किसी ने कोई स्पेल कास्ट किया था और ये मेरी मदद के लिए आया था। उसे लगता है कि ये परफेक्ट चांस है एंशिएंट मैजिक के ऊपर रिसर्च करने का क्योंकि उसके शोल्डर के ऊपर किसी तरह का बैरियर मैजिक किया हुआ है। बैरियर मैजिक किसी भी मॉडर्न मैजिक से अलग है क्योंकि उसे लगातार माना से सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो कहती है कि अगर स्नाइडर के ऊपर मॉडर्न
मैजिक किया गया होता तो वो आधे दिन में ही खत्म हो जाता, क्योंकि माना उस पर सप्लाई नहीं होता। पर इस मैजिक को किए हुए 2 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब इसके ऊपर एंशिएंट मैजिक का यूज किया गया है। ये सुन के आयरिस हैरान हो जाती है और कहती है, आप कहना चाहती हैं कि इस मॉडर्न टाइम में भी कोई एंशिएंट मैजिक यूज कर रहा है? इसके बाद टोराटा स्नाइडर के थप्पड़ पे थप्पड़ लगाने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उसके ऊपर ये स्पेल किसने कास्ट किया। लेकिन स्नाइडर उन्हें ज्यादा चीजें नहीं बताता, लेकिन वो इतना बताता है कि उसने काले कपड़े पहने हुए थे। ये सुन के टोराटा समझ जाती है कि वो ब्लैक नाइट है। वो हारुतो से पूछती है कि क्या तुम उस हीरो के बारे में जानते हो जो कि कुछ सालों पहले बॉर्डर के आसपास अपेयर हुआ था? हारुतो कहता है कि नहीं, जिसके बाद टोराटा कहती है वो हमेशा से बॉर्डर के आसपास ही रहता था, लेकिन जब से हारुतो यहाँ आया है वो यहाँ भी दिखाई देने लगा है। इसके बाद वो हारुतो को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम क्या छुपा रहे हो, क्या तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक है? मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। लेकिन तभी वहाँ असली हारुतो ब्लैक नाइट के रूप में पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसका हारुतो के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो बस कैपिटल में बुराई का खात्मा करने आया है। टोराटा उससे मिलके बहुत एक्साइटेड है और उसे लगता है कि उसने स्नाइडर को इसलिए पनिश किया क्योंकि वो एक अजीब से कल्ट का पार्ट है। पर हारुतो को ये सुन के हैरानी होती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है, तो वो एक्टिंग करने लगता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था और वो स्नाइडर से कहता है कि तुम हारुतो के साथ अपने डुएल को कैंसिल कर दो तो मैं तुम्हें कल सुबह तक फ्री कर दूंगा। ना चाहते हुए भी स्नाइडर मान जाता है और हारुतो वहाँ से जाने ही वाला था कि टोराटा उसे पकड़ लेती है। टोराटा कहती है कि मैं तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरे 271 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे देते। लेकिन हारुतो आसानी से उस मैजिक से निकल आता है और उल्टा टोराटा को ही अपने बैरियर मैजिक से पकड़ लेता है। पॉलकॉस टोराटा को उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो उसके मैजिक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी अचानक से उसे सुसु लग जाती है और वो उससे विनती करने लगती है कि वो उसको फ्री कर दे और साथ ही प्रॉमिस करती है कि वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद रात को उन सभी की वेलकम पार्टी जारी रहती है। वो उन सभी को अल्कोहल दे देती है, जिसकी वजह से आयरिस को नशा चढ़ जाता है। वो हारुतो को भी पिलाना चाहती थी, लेकिन उसका कप भरने के बाद वो खुद ही उसे पी लेती है। इसके बाद अचानक से ही वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसका दोस्त बना और उसके साथ ये लैब ज्वाइन की और फिर सो भी जाती है। टोराटो को भी अब चढ़ चुकी है और वो हारुतो से पूछती है कि क्या वो जानता है एंशिएंट मैजिक में आयरिस क्यों इंटरेस्टेड है, लेकिन क्लोन कहता है कि नहीं। टोराटा कहती है कि असेसमेंट के दौरान पता चला कि इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं, ये होना काफी रेयर है, पर इसका लेवल सिर्फ 5 है। शायद तभी ये एंशिएंट मैजिक के बारे में जानना चाहती है। उसे लगता है कि शायद एंशिएंट मैजिक में कोई तरीका मिल जाए उसका लेवल बढ़ाने का, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय के लोगों के लेवल मैक्सिमम 100 हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ स्नाइडर का दिमाग घूमा हुआ है क्योंकि उसे मजबूर किया गया डुएल कैंसिल करने को, जिसकी वजह से उसकी स्कूल में बहुत बेइज्जती होने वाली है। उसके फादर ने कल्ट ऑफ लूसिफेरा ज्वाइन किया था ताकि वो करंट किंग को ओवरथ्रो करके खुद किंग बन जाए। इस हिसाब से स्नाइडर नेक्स्ट किंग बनेगा। वो हारुतो को अपनी रेपुटेशन को नीचे गिराने नहीं दे सकता था, तो वो कुछ असासिन्स को बुला के उन्हें हारुतो और उसके दोस्तों को मारने का ऑर्डर देता है। पर हम देखते हैं कि उस पे कोई नजर रख रहा है। सभी असासिन्स लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें पता है कि सभी लोग अभी सो रहे हैं। वो टोटल 20 एलीट असासिन्स लेके आए थे, तो उन्हें यकीन था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब वो लैब की तरफ जा रहे होते हैं वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाते हैं। वो बिल्डिंग के चारों तरफ जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पूरी बिल्डिंग बैरियर से घिरी हुई है। एक असासिन उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तभी उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। जब एक बंदा उस दरवाजे को हल्का सा ही खोलता है, हारुतो उसे अंदर खींच लेता है। उनका कैप्टन उस डोर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उनके सारे अटैक्स डोर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे दरवाजे आ जाते हैं और एक एक करके सभी असासिन्स वहाँ से गायब होने लगते हैं। तभी वहाँ हारुतो प्रकट होता है और कैप्टन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो हारुतो के बैरियर से एक ही जगह अटक जाता है। इसके बाद हारुतो सभी असासिन्स को स्नाइडर के पास लेके जाता है और पूछता है कि इन्हें तुमने ही ऑर्डर्स दिए थे ना, लेकिन स्नाइडर कहता है कि वो तो इन सब को जानता भी नहीं। तो हारुतो उसे रिकॉर्डिंग शो करता है जब वो इन्हें ऑर्डर दे रहा था। स्नाइडर कहता है कि ये कैसा स्पेल है जिसमें मैं पास्ट देख सकता हूँ। इसके बाद हारुतो उसे फिर से पनिश करने वाला था, लेकिन उसी वक्त स्नाइडर अपने अंदर कुछ इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और हारुतो को एक मुक्के में ही मेंशन के बाहर फेंक देता है। तभी हारुतो को शार्लेट का कॉल आता है। वो कहती है कि उसने सेंस किया था कि हारुतो कुछ कर रहा है। हारुतो कहता है कि वो अभी एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जिसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन से मॉन्स्टर बनाया है। शार्लेट को उसके लिए बुरा लगता है और वो हारुतो को उसे बचाने को कहती है। हारुतो भी सोचता है अब तो शार्लेट के लिए करना ही पड़ेगा। इसके बाद हारुतो उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है और उसके अटैक से उसे पता लगता है कि ये मॉन्स्टर गिगान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब हारुतो उस पे हमला करता है वो मॉन्स्टर उसे ही दबा देता है। हारुतो अपने बैरियर मैजिक से खुद को बचा लेता है और उसके हाथों को एक ही जगह जकड़ देता है, लेकिन वो खुद को फ्री करने के चक्कर में अपने हाथों को ही उखाड़ देता है, पर उसके दोनों ही हाथ इंस्टेंटली रिजनरेट हो जाते हैं। हारुतो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन तभी शार्लेट उसे बताती है कि जब
उसने अपने हाथों को दोबारा उगाया उसका साइज छोटा हो गया। तो हारुतो को लगता है कि वो इस बड़े से शरीर को काट के स्नाइडर को अपने पुराने रूप में वापस ला सकता है। तो हारुतो एक नई टेक्निक का यूज करता है और वो आसमान में बहुत सारी तलवारें बना देता है। शार्लेट ये सब देख के बहुत एक्साइटेड है, जिसके बाद हारुतो स्नाइडर पे अपनी सारी तलवारों से हमला कर देता है, जिससे उसका बड़ा सा शरीर धीरे धीरे कटता जाता है और स्नाइडर अपने असली रूप में वापस आ जाता है। हारुतो उससे कुछ बात करने ही वाला था कि स्नाइडर टार्जन बन के वहाँ से भाग जाता है। क्लोन उठता है और सोचता है कि पार्टी सच में फन थी। हारुतो उसे चिढ़ाता है कि उसे सही में इन सब चीजों में मजा आने लगा है, पर क्लोन कहता है कि ये तो उनकी पुरानी जिंदगी से काफी बेहतर है। हारुतो भी उससे अग्री करता है क्योंकि वो अब तक जिनसे मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगले दिन हम फ्ले और लीजा को देखते हैं जो कि कैपिटल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ ठर के लड़के मिलते हैं जो कि कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। वो उन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, पर वो दोनों उन तीनों की कुटाई कर देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी उनसे मिल जाती है। इसके बाद वो शार्लेट की एक और मीटिंग में पहुंचते हैं जहां वो सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या पता किया। शार्लेट कहती है कि तो यानी किंग और क्वीन में लड़ाई चल रही है और एरिस्टोक्रेट्स का भी सेम हाल है। उसे लगता है कि किंगडम खतरे में है, लेकिन लीजा को अभी भी यकीन नहीं होता और जॉनी उसे हारुतो की कल रात वाली लड़ाई के बारे में याद दिलाता है। जिसके बाद वो हारुतो की लड़ाई की वीडियो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सच में कितने अमेजिंग है। शार्लेट को लगता है कि स्नाइडर जरूर किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। जिसके बाद वो एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि वो अंदर से सारी चीजों को एक्सपोज कर पाए, जिस बात पे सभी लोग अग्री कर जाते हैं। वहीं हारुतो ये सारी चीजें देख रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं। हारुतो याद करता है कि प्रोफेसर ने एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे बताया था और उसे लगता है कि इसके पीछे भी उसकी माँ का ही हाथ है। इसके बाद वो सभी चीजों पे नजर रखना जारी रखता है ताकि उसकी शांति भरी जिंदगी को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी आप इन दोनों वीडियोस में से कोई चेकआउट कर लेना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।